तुर्की ने इजरायल के खिलाफ एक बार फिर से युद्ध की धमकी दी है। राष्ट्रपति एर्दोआन ने अंकारा में ऐलान किया है कि उन्हें फिलिस्तीन का समर्थन करने से धरती पर कोई रोक नहीं सकता। एर्दोआन यही नहीं रुके, उन्होंने पूर्वी यरूशलेम को इजरायल से छीन लेने की वार्निंग दी है। उधर इजरायल ने इस्लामिक शिखर सम्मेलन के जवाब में गाजा और यमन में भयानक हमले शुरू कर दिए हैं। इसी बीच कतर के बाद जॉर्डन पर हमले का सिग्नल मिला है। मुस्लिम उम्मा के पावर शो के बाद इजराइल का बड़ा धमाका। डबल फ्रंट पर बमबारी कर नेतन्याहू का 57 देशों को चैलेंज। कतर का हिसाब बाकी है, ईरान तुर्की की अगली बारी है। 29 सितंबर अरब के नेटो से ट्रंप का एनकाउंटर। इजराइल को डराने की चाल उल्टी पड़ गई। नेतन्याहू ने 57 देशों की धमकियों का जवाब धमाके से दिया है। इजराइल फिर भड़क उठा है। इजराइल अब दोगुनी ताकत से मारने लगा है। इजराइल अब लिमिट क्रॉस करने लगा है। इजराइल अब आर पार के युद्ध के मोड में आ चुका है। इजराइल ने फुल एंड फाइनल की तारीख भी तय कर ली है। इजराइल के प्लान पर ट्रंप की मोहर लगते ही अरब वर्ल्ड में बारूदी बवंडर उठेगा, कई देश जलेंगे। नेतन्याहू ने क्लियर कट कहा है कि हमास का साथ दे रहे देशों को बर्बादी झेलनी होगी, जिसमें कतर भी है, तुर्की भी है, ईरान भी है, सीरिया भी है। कतर को नेतन्याहू अब भी बख्शने को तैयार नहीं, जबकि ट्रंप ने यह गारंटी ली है कि कतर पर दोबारा हमला नहीं होगा। आखिर कतर से इजराइल कट्टर दुश्मनी निभाने पर क्यों तुला है? क्यों कतर का एक एक कदम नेतन्याहू का दिमाग गर्म करता जा रहा है? इजराइल के हमले के बाद जिस तरह कतर ने मुस्लिम देशों की लामबंदी की, जिस तरह इस्लामिक शिखर सम्मेलन से इजराइल को एटमी धमकियां दी गई, जिस तरह अब कतर के अमीर जॉर्डन पहुंचे हैं, वो इजराइल को नागवार गुजर रहा है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला सेकंड और क्राउन प्रिंस हुसैन अब्दुल्ला से मुलाकात की है। जॉर्डन खाड़ी का अकेला देश है जिसे इजराइल का हिमायती माना जाता है, लेकिन अब कतर ने जॉर्डन को अपने पाले में लाने की कोशिश शुरू कर दी है। खाड़ी में जॉर्डन इजराइल का इकलौता कवच कहा जाता है। जब भी इजराइल पर हमला हुआ, जॉर्डन ढाल बना। अप्रैल 2024 में जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार शुरू की थी, तब किंग अब्दुल्ला ने अपनी एयरफोर्स इजराइल को बचाने में लगा दी थी। अब उसी जॉर्डन को कतर अरब के नेटो में शामिल करवाने की कोशिश कर रहा है। जाहिर है नेतन्याहू यह कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने कतर पर दोबारा हमले से इंकार नहीं किया है। पीएम नेतन्याहू ने यह भी साफ किया कि इजराइल सभी फ्रंट पर दुश्मन के खात्मे तक बारूद बरसाता रहेगा। אני פה בחמ"ל בקריה יחד עם שר הביטחון, סגן הרמטכ"ל, ראש המל"ל ומפקדים בכירים של צה"ל. כוחותינו פועלים בכמה וכמה זירות. לפני דקות אחדות הטייסים שלנו תקפו את נמל חודדה בתימן, זה נמל האספקה הראשי של משטר הטרור של החות'ים. במקביל כוחותינו פועלים בעזה, בעיר עזה, במטרה כמובן להשיג את הכרעת האויב, אבל במקביל גם לפנות את האוכלוסייה. ואנחנו עושים מאמצים כרגע לפתוח צירים נוספים כדי לאפשר פינוי מהיר יותר של האוכלוסייה העזתית, להפריד אותם מהטרוריסטים שאותם אנחנו רוצים לתקוף. गाजा से सना तक बारूदी कोहराम मचा है। इजराइल दुश्मनों को मातम मनाने का मौका भी नहीं दे रहा। यमन के सना में जब हूती लड़ाके 30 ताबूतों के साथ गम में डूबे थे, जब अंतिम संस्कार हो रहा था, तभी इजराइल ने हमले का सेकंड राउंड शुरू कर दिया।
हूती फाइटर्स के चीथड़े उड़ाने के लिए इजराइल ने मिसाइलों की बौछार कर दी। हमला हूती लड़ाकों के गढ़ कहे जाने वाले हुदैदा पोर्ट पर हुआ। इजरायली सेना ने भीषण बमबारी कर बंदरगाह को जला डाला। यमन से अब दूसरे वॉर जोन में चलिए। गाजा में टैंक दौड़ रहे हैं, बारूदी गोले दागे जा रहे हैं, हर तरफ सिर्फ मौत है। जो लोग टैंक की मार से बच रहे हैं, इजराइल उन्हें जंगी जेट से मिसाइल दाग कर भस्म कर दे रहा है। सिर्फ 24 घंटों में इजराइल ने गाजा से 4 लाख लोगों को खदेड़ कर बाहर कर दिया है। इजराइल ने गाजा सिटी में ग्राउंड ऑपरेशन यानी जमीनी हमले से हाहाकार मचा दिया है। इजराइल का मकसद गाजा सिटी के उन इलाकों में घुसना है जहां हमास के कब्जे में अभी भी कई बंधक होने की आशंका है। ये वो इलाके हैं जहां अब तक इजरायली सेना ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन जब से ट्रंप ने नेतन्याहू को फ्री हैंड दिया है, तब से गाजा बारूदी कब्रिस्तान में बदल गया है। इजराइल के हवाई हमलों से गाजा में फोन लाइन और इंटरनेट ठप होने की जानकारी है। गाजा में करीब 21 लाख लोग हैं। इजराइल ने गाजा के 75% इलाके पर पहले से कंट्रोल कर रखा है। फिलहाल गाजा में हमास के पास 50 बंधक हैं। अनुमान है कि इसमें से 20 बंधक अभी भी जिंदा हैं, जबकि 28 मारे जा चुके हैं। इजराइल बंधकों की रिहाई के लिए अब देर करने को तैयार नहीं। इजराइल ने पिछले महीने यानी अगस्त में गाजा सिटी पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दी थी। इसके तहत करीब 60,000 रिजर्व सैनिकों को वॉर जोन में बुलाने के आदेश जारी किए गए। प्लान के मुताबिक गाजा सिटी पर कब्जे के अभियान के लिए कुल 1,30,000 सैनिकों को तैनात किया गया है। पहली खेप में 2 सितंबर को करीब 40-50 हजार सैनिक फ्रंट पर भेजे गए। दूसरी खेप नवंबर-दिसंबर और तीसरी फरवरी-मार्च 2026 में जरूरत पड़ने पर बुलाई जाएगी। नेतन्याहू ने इस मिशन को गिदोन्स चैरियट बी नाम दिया है। गाजा युद्ध का फैसला करीब करीब फाइनल है। हमास के बचने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप भी ऐसा ही चाहते हैं। ट्रंप ने 29 सितंबर को नेतन्याहू को एक बार फिर बुलाया है। व्हाइट हाउस में ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग बंधक रिहाई के साथ साथ कतर पर भी होगी। नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन के 3 दिन बाद ट्रंप से मिलेंगे। नेतन्याहू को प्रेसिडेंट ट्रंप ने फोन कॉल कर मुलाकात के लिए कहा है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद से व्हाइट हाउस में नेतन्याहू के साथ उनकी ये चौथी मुलाकात होगी। אבל כיוון ששאלת על הנשיא טראמפ, היו לי כמה שיחות איתו אחרי התקיפה, וכולן היו טובות מאוד, כולל שיחתנו אתמול. ושני דברים יצאו מזה. אחד, שהוא הזמין אותי לבית הלבן, זה יתבצע בעוד שבועיים ביום שני. ट्रंप से मीटिंग में नेतन्याहू कतर की कारगुजारियों का सबूत भी पेश कर सकते हैं। कतर को इजराइल, तुर्की और ईरान की तरह ही लड़ाका ग्रुप का सरगना मानने लगा है, क्योंकि कतर पर हमास के साथ कई टेरर ग्रुप को समर्थन देने का पता लगा है। कतर चैरिटी के अल-कायदा को वित्तीय सहायता पहुंचाने के पुख्ता सबूत इजराइल ने जुटा लिए हैं। सीरिया में अल नुसरा फ्रंट को बशर अल असद के खिलाफ तख्ता पलट में कतर की मदद का भी शक है। अल-कायदा कमांडर अबू मुसाब अल-जरकावी को कतर ने पनाह भी दी। 2014 में इराक के पूर्व प्रधानमंत्री नूरी अल मलिकी ने भी कतर पर टेरर ग्रुप को समर्थन देने के आरोप लगाए थे। एक तरफ अमेरिका से दोस्ती और दूसरी तरफ टेरर ग्रुप का पर्दे के पीछे से समर्थन। कतर पर डबल गेम के आरोप इजराइल लगाकर उसे सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि कतर से युद्ध हुआ तो वो अकेला नहीं, अरब वर्ल्ड के साथ मुस्लिम उम्मा के 57 देश उसके साथ दिख रहे हैं। आर्थिक रूप से सबसे मजबूत अरब देश कहा जाने वाला कतर है तो बहुत छोटा सा मुल्क, लेकिन हथियारों के मामले में ये सबसे बेहतरीन वेपन सिस्टम से लैस है। कतर के पास 36 रफाल फाइटर जेट हैं। कतर के पास 24 यूरोफाइटर टाइफून जेट हैं। कतर के पास 37 F-15 ईगल लड़ाकू विमान भी हैं, और ये ताकत कतर को अरब देशों में सबसे मजबूत एयरफोर्स भी बनाती है। लेकिन सवाल वही है कि क्या कतर इजराइल को जवाब देगा या फिर वो शुरुआती रिएक्शन के बाद खामोश बैठ जाएगा। इजराइल ने हमला करके दिखा दिया है कि उसके दुश्मनों के लिए कोई जगह सुरक्षित नहीं है। ऐसे में अब इजराइल के एक्शन ने तुर्की के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है, क्योंकि तुर्की भी हमास के बड़े मददगार देशों में शामिल है। एक बार फिर सवाल कि ईरान, यमन और लेबनान से लड़ने के बाद
अब इजराइल के टारगेट पर पूरा अरब वर्ल्ड आ गया है और अब इस युद्ध में बाकी अरब देश भी कूदेंगे, क्योंकि सऊदी अरब ने भी कह दिया है कि वो कतर के साथ खड़ा है और कतर के लिए वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा। ونحن نرفض وندين اعتداءات السلطة الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة وآخرها العدوان الغاشم على دولة قطر الشقيقة الذي يتطلب تحركا عربيا وإسلاميا ودوليا لمواجهة هذا العدوان واتخاذ إجراءات دولية لإيقاف سلطة الاحتلال وردعها عن ممارساتها الإجرامية في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها. سنكون مع دولة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات بلا حد ونسخر كافة إمكانياتنا لذلك. इजराइल ने वहां हमला किया है जो सबसे अमीर अरब देश है, जो सबसे प्रभावशाली अरब देश है, जो गैस उत्पादन में बड़ा खिलाड़ी है और फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी के बाद पूरी दुनिया में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का लोहा मनवा चुका है। इस चमक धमक और पावरफुल डिप्लोमेसी को इजराइल के हमले ने बड़ी चोट दी है। यह अरब के गुरूर को चकनाचूर करने जैसा है। इसलिए पूरा अरब वर्ल्ड नाम के लिए ही सही इस वक्त कतर के साथ शाना बशाना खड़ा नजर आ रहा है। सऊदी अरब ने कहा है कि इजराइल को बहुत ही खतरनाक अंजाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने की हर हद पार कर दी है। इससे पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। ऐसे में साफ लग रहा है कि इजराइल और सऊदी अरब के बीच अब्राहम एकॉर्ड की सभी उम्मीदें खत्म हो सकती हैं, जबकि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कह चुके हैं कि इजराइल के साथ तब तक कोई बातचीत नहीं होगी जब तक गजा में युद्ध खत्म नहीं हो जाता। लेकिन अब कतर में धमाकों ने रियाद में सबको अलर्ट कर दिया है। लेकिन इजराइल के साथ अब्राहम एकॉर्ड वाली संधि करने वाले यूएई ने भी इजराइल की आलोचना की है। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि वो कतर के साथ खड़ा है। इजराइल के हमले को यूएई ने विश्वासघाती बताया है। कुवैत ने भी कहा कि कतर पर इजराइल का हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ाने जैसा है और इससे पूरे पश्चिम एशिया में आग लग सकती है। जॉर्डन, जिसके साथ इजराइल के डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं, उसने भी कहा कि वो कतर के साथ खड़ा है और कतर जो भी कदम उठाएगा वो उसका समर्थन करेगा। इसमें कोई शक नहीं कि कतर में धमाकों वाले मिशन को अंजाम देकर इजराइल ने पूरे अरब वर्ल्ड की एकजुटता को टेस्ट कर लिया है। क्या हमास को टारगेट करके किए गए धमाकों का अरबी गुरूर मजबूती से जवाब देगा या कुछ दिनों के तनाव के बाद सब कुछ ठंडा हो जाएगा? कतर पर इजराइल का हमला इसलिए पूरे अरब वर्ल्ड का बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि ऐसे ही हमले के बाद ईरान ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस चलाया था। दुनिया ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का पहला संस्करण 13 अप्रैल 2024 को देखा था, जब ईरान ने सीरिया में अपने दूतावास पर हुए हमले का बदला लेने के लिए 170 ड्रोन और 30 मिसाइल इजराइल पर फायर की थी और ईरान ने ऐसा दूतावास पर हमले के 13 दिन बाद किया था। इसके बाद ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का दूसरा पार्ट 1 अक्टूबर 2024 को देखा गया, जब ईरान ने हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के मर्डर का बदला लिया। 31 जुलाई 2024 को हानिया को तेहरान में ही मारा गया था, जबकि हसन नसरल्लाह को मारने के लिए इजराइल ने 27 सितंबर को बेरूत में बमबारी की थी। इसका बदला लेने के लिए ईरान ने 1 अक्टूबर 2024 को 200 बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला किया। इसके बाद जून में हुई जंग से तो पूरी दुनिया वाकिफ है, जब अली खामनेई ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का तीसरा दौर शुरू करके बता दिया था कि पूरे पश्चिम एशिया में इजराइल को टक्कर देने वाली सबसे बड़ी ताकत ईरान है। ईरान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि 12 दिन के युद्ध के बाद ईरान अब डबल ताकत के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। अजीज नासिरजादे के मुताबिक ईरान की मिसाइल पावर 2 गुना बढ़ा दी गई है। ईरान को लेकर बड़ी खबर इजराइल के मीडिया में छप रही है। खबर यह है कि ईरान ने अब दूसरे देशों में हथियार की फैक्ट्री बनानी शुरू कर दी है। हालांकि किस देश में इसका जिक्र नहीं किया गया है। तैयारियां तो सब कर रहे हैं, लेकिन असल बात यह है कि होगा वही जो सुपर पावर तय करेगा। व्हाइट हाउस से मिले इशारे पर इजराइल हमले करता है। सुपर पावर के हथियारों से इजराइल युद्ध जीतता है। 29 सितंबर की तारीख इसलिए बेहद अहम है।